बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीकुर रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इसमें इंशाल्लाह जो कि लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि रजिस्ट्री इंतकाल कैसे की जाती है, मैं स्टार्ट से लेके एंड तक रजिस्ट्री इंतकाल आपके साथ शेयर करूंगा। जो जो छोटे से छोटा प्रोसीजर होता है, प्लस इस प्रोसीजर के दरमियान आप लोगों ने कौन कौन से टैक्सेस पे करने होते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है, वो मैं आप लोगों के साथ इस कंप्लीट वीडियो में एंड में शेयर करूंगा। थर्ड ये ऐसी चीज है ताकि सीरियसली आप लोग के साथ जो फ्रॉड होते हैं मार्केट में, जो लोगों के साथ होते हैं, अगर आप इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो 99% चांस है कि आपके साथ वो फ्रॉड ना हो। एक और चीज मैं ऐड करूंगा इसमें वीडियो के एंड में कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो एडिशनल कौन कौन से टैक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस बजट, जो अभी बजट पास हो चुका है, इस बजट के अकॉर्डिंगली वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू है जो कि आपने पे करनी होगी। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि एक प्रोसीजर बताता है आपका कि आपने अगर कोई भी प्लॉट या ज़मीन खरीदनी है, इमूवेबल ज़मीन या इमूवेबल घर, तो उसका क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। कि आप फलां शख्स से अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उससे उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी या पिक्चर मंगवा सकते हैं ताकि आप पटवारी के पास जाके उसकी तस्दीक कर सकें। आपने तस्दीक करने की क्या इसमें लिटिगेशन तो नहीं है, क्या ये इस ज़मीन में कोई कब्जा तो नहीं है, क्या इस शख्स ने इस ज़मीन के अगेंस्ट बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ, क्या ये दो लोगों के नाम पे तो नहीं है। ये आपने पटवारी से सारी चीज़ें करनी है। पटवारी अगर आपको उस चीज़ की क्लियरेंस दे देता है तो फिर आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने गवाहान गवाहान विटनेसेस चूज करने हैं। आपने वो ऐसे विटनेसेस होने चाहिए जो कंप्लीट भरोसे वाले हों। ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल पैसों के लिए विटनेसेस भी फ्रॉड कर जाते हैं। ऐसे विटनेसेस होने चाहिए कि कल को अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट कचहरियों में आपके साथ चक्कर लगा सके। आपने विटनेसेस पैदा करने हैं, आपने उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज, आईडी कार्ड, फिर जो खरीद रहे हैं उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, फिर जो फरोख्त कर रहे हैं उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, और अगर कोई साबका रजिस्ट्री है जो कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उसकी कॉपी भी आप अपने पास रख लें। फिर आपने क्या करना है, आपने ई चलान के वेबसाइट में जाके जो 32A चलान है वो आपने डाउनलोड कर लें, वो ले लें उसको। जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, जो भी डाटा उसमें पुट इन करना है वो आपने फिल कर लिया। जैसे ही आपने फिल किया, आप बैंक के लिए चले गए। आपने जो जो टैक्स है, अब राइट नाउ जो बजट पास हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अभी खरीदेंगे तो वो टैक्सेस लागू होंगे आप पे। वो टैक्सेस क्या है, इंशाल्लाह एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो के दरमियान से मैं स्टार्ट कर लूंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब सीन ये है कि जब आप बैंक में चले जाते हैं, आपने सारे टैक्सेस पे कर लिए, उस टैक्सेस के अगेंस्ट आपको बैंक एक वो दे देते हैं, स्टैम्प पेपर दे देते हैं, स्टैम्प दे देता है। वो स्टैम्प आपने लेके जाना है। दोनों शख्स, जो खरीद रहा है एंड जो फरोख्त कर रहा है, वो दोनों किसी वकील के पास चले जाते हैं। वकील के पास जितनी भी जो अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी एडवांस दिया हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल्स लिख लेनी है उस स्टैम्प पेपर में। इतनी छोटी सी छोटी डिटेल भी कि उस प्लॉट का नंबर, वो प्लॉट किस रोड पे है, वो प्लॉट किस जगह पे है, उस प्लॉट के सामने कौन सा खंबा है, उस प्लॉट के सामने कितने मरले का घर है, उस प्लॉट के सामने कितने फीट का रोड है, छोटी सी छोटी, उस प्लॉट के सामने ट्रांसफार्मर है या नहीं है, ये छोटी सी छोटी डिटेल आपने सारी की सारी उस स्टैम्प पेपर में लिख लेनी है। फिर आपने एडवांस कितना पे किया था, फिर आपने जो आपका मोड ऑफ पेमेंट था, जबरदस्त तरीका ये है कि आप पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करें। पे ऑर्डर या चेक के थ्रू, कैश ना ही दीजिएगा क्योंकि उसका कोई मनी ट्रेल नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। उस पे ऑर्डर एंड चेक के प्रॉपर डिटेल्स आप उस स्टैम्प पेपर में लिख लेते हैं। वो स्टैम्प पेपर जब फिल हो जाता है, जो भी वकील की फीस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आप कर लेते हैं। फिर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। नॉर्मली ये एक एसी का काम होता है या रजिस्ट्रार का काम होता है, सब रजिस्ट्रार का काम होता है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब आप जाते हैं, दोनों पार्टी जब जाते हैं, वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं कि क्या ये ज़ोर ज़बरदस्ती का ट्रांसफ़र तो नहीं है, क्या इसमें कोई मतलब डिस्प्यूट तो नहीं था, कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे आपकी पिक्चर्स भी होती हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार अपने सिग्नेचर्स करता है और एक छोटी मोटी फीस होती है आपकी। जब वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको फिर हफ्ते से 10 दिन के बाद
आपके नाम की रजिस्ट्री मिल जाती है। जैसे ही आपके नाम की रजिस्ट्री हो जाती है, आपके नाम की डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उस डॉक्यूमेंट्स की बेतहाशा किस्म की कॉपीज करके अपने पास डिफरेंट जगहों पे सेव कर दें। हुकूमत क्या करती है, जिस जिस इदारों में उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उनकी कॉपीज़ भिजवा देती है। रजिस्ट्रार एक तो अपने रजिस्टर में भी उसके डिटेल्स लिख लेता है, सेकेंडली अपने पास भी कॉपी रखता है, ताकि अगर जो ऑनर है उससे अगर ये डॉक्यूमेंट गुम जाए तो वहां पे जाके वो एक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकता है वहां से। उसका अपना एक अलग प्रोसीजर होता है। अब ये तो हो गया रजिस्ट्री का। सर्टेन टाइम्स अभी इंतकाल की जब जरूरत होती है, इंतकाल करता है जी पटवारी, ठीक है। तो पटवारी के पास जब जाते हैं आप, तो पटवारी बदनाम ज़माना है हमारे माशरे में। काफ़ी अच्छे पटवारी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप पटवारी के पास जाते हैं इंतकाल के लिए, तो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रार के ऑफिस में 300, 400 या 500 की फीस पे कर चुके होते हैं। तो अगर वहाँ पे पटवारी आपको कहता है मुझे कुछ खिदमत करें मेरी, या मेरा कुछ एहतमाम करें, इकराम करें, तो वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि एसी के नाम पे एक छोटा सा ख़त लिखना है, और फिर पटवारी सीधा हो जाता है आपके लिए। वहाँ पे जाके पटवारी आपका इंतकाल करवा देता है। इन शॉर्ट आपका रजिस्ट्री इंतकाल कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया आपका कैश की प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं फाइल पे। 2 सेकंड की 30 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइल में चूंकि सोसाइटी ने खुद वो सारी जमीन खरीदी होती है, तो कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी इंतकाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे होते तो नहीं होता, अनलेस जब तक उसकी प्लॉट नंबर ना लगा हो या कब्जा ना लगा हो। तो अगर आप उस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आप पे किसी किस्म का भी आपकी फाइल पे टैक्स नहीं लगता। जो सोसाइटीज भी ले रही हैं तो वो अपना पेट भर रही है। एज सच हुकूमत की तरफ से कोई भी टैक्स नहीं है फाइल पे। एज सुन एज जब आपकी फाइल को प्लॉट जब आपकी फाइल को प्लॉट नंबर लग जाता है, बैलेटिंग हो जाती है, तो आप पे जब भी आप उसका ट्रांसफर लेते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, आप पे सीजीटी टैक्स भी लागू हो जाता है, एडवांस टैक्स भी लागू हो जाता है, आपका जो एनुअल टैक्स है वो भी लागू हो जाता है। अब ये सारे की सारे टैक्सेस हैं क्या, कैलकुलेट किस तरह करते हैं, जरूरी ये है कि आप कैलकुलेट करें, क्योंकि सर्टेन टाइम इस तरह होता है कि अगर आप कोई कैश का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो डिफरेंट इदारे वाले, डिफरेंट लोग टैक्सेस की मद पे आपसे फजूल में ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, आपको अगर टैक्स की इंफॉर्मेशन होगी, बजट की इंफॉर्मेशन होगी, तो आप घर में रफली कैलकुलेट करके फर्दर प्रोसीडिंग में एहतियात से चले जाएंगे, और आपका जो लाखों का नुकसान होना है वो बच जाएंगे आप उससे। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि यार क्या टैक्सेस हैं, क्या बजट थे, क्या चेंजेस आई हैं, और अब क्या टैक्सेस लागू होंगे आप पे जिस हिसाब से। देखिए, 4 किस्म के टैक्स लगते हैं जब भी आप चीज अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं। याद रखिएगा, वो टैक्स आपका डीसी वैल्यू पे लगता है। आपका जो भी एफबीआर के तहत वो वैल्यू, डीसी वैल्यू अलॉट की गई होती है आपकी प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्लॉट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू डीसी वैल्यू उसकी कीमत बनती है 1 करोड़ रुपए। अब डीसी वैल्यू आपको एफबीआर के वेबसाइट से भी मिल जाता है। आप उस तहसील के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको डीसी वैल्यू वहां पे लिखी होती है पर मरला के हिसाब से। तो हमने 5 मरला का देखा कि 1 करोड़ है मेरी प्लॉट की कीमत। अब जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो सीजीटी टैक्स, जिसको कैपिटल गेन टैक्स भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलर ने पे करना होता है। अगर मैं उसको पहले साल खरीद के ही उसको बेचना लग जाऊं, तो 15% के हिसाब से लगेगा, जो कि 1 करोड़ का बनता है 15 लाख। 2.5% के हिसाब से कम होता जाता है। दूसरे साल 12.5% लगेगा, 1 करोड़ का बनता है 12.5 लाख। अगर इसी तरह कम करते करते छठे साल में उसको सेल करूं, तो कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा मेरे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलिंग। अब बायर पे भी टैक्स लगता है, जिसको कहते हैं हम एफबीआर टैक्स, या हम कहते हैं एडवांस टैक्स। अब वो बायर पे करता है। इससे पहले आज तक फाइलर का था 1%, अब हो गया 2%। नॉन फाइलर का था 7%, 2% था, अब हो गया 7%। तो इस हिसाब से 1 करोड़ का बनता है 2 लाख। बायर ने एडवांस टैक्स पे करना होगा अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर है तो बायर ने पे करना होगा अराउंड 7 लाख रुपीज। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ हम आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज का जो अभी टैक्स और जो बजट पास हुआ, इसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 6.5% आपने डीसी वैल्यू पे करना होता है अपने 5 मरले की प्लॉट का, जिसकी हमने डीसी वैल्यू चेक की जो कि करोड़ थी। अब 6.5% पे क्या क्या आता है? एक आ जाता है आपकी स्टैंप ड्यूटी, जो कि है 2% अब के बजट के हिसाब से। फिर होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, सीवीटी टैक्स, जो कि है 2.5%।
कॉर्पोरेशन फीस आती है 1%, रजिस्ट्रेशन फीस आती है आपकी 1%। ये टोटल आपकी बन जाती है 6.5% डीसी वैल्यू का, जो कि बन जाता है 1 करोड़ का 6.5 लाख। ये भी आपके बायर ने पे करना होता है। दैट मीन्स एक एडवांस टैक्स और एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स। टोटल अगर नॉन फाइलर हैं आप तो आपकी वारे न्यारे हो जाएंगे। 7 लाख आपका एफबीआर टैक्स लग जाएगा, 6.5 लाख खरीदते वक्त आपका हो जाएगा। इसको आप अगर टोटल भी करें तो तकरीबन आपका 13.5 लाख रुपए बन जाते हैं, जो कि आपने खरीदते वक्त 1 करोड़ के प्लॉट की कीमत अदा करनी होगी। अब जो नया टैक्स आया हुआ है रेंटल वैल्यू टैक्स, इसको ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो घर है तो उस पर रेंटल टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है नहीं लगेगा, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस करने के लिए तब भी नहीं लगेगा। शर्त यह है कि उन प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर वो 2.5 करोड़ से ऊपर है तो हुकूमत को लगेगा कि आपको 5% उसका रेंटल वैल्यू आ रहा है। जिस 5% का रेंटल वैल्यू आपको आ रहा है 5% के हिसाब से, हुकूमत उसका 20% चार्ज करेगी। इन शॉर्ट, आपका टोटल डीसी वैल्यू का 1% हर साल एनुअली हुकूमत को आपने रेंटल वैल्यू टैक्स पे करना होगा। ये आप जब भी कोई भी कैश का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सारे के सारे टैक्सेस हैं। सिंपल से फार्मूलाज हैं, सिंपल से तरीके हैं, आपने कैलकुलेट कर लेने ताकि कल को आपके साथ कोई भी ज़्यादा फ्रॉडी या शख्स फ्रॉड ना कर सके। तो यार ये सारी गेम थी रजिस्ट्रेशन की और टैक्सेस की। अब मैं इसी में कंस्ट्रक्शन वाली माजरत वीडियो वो भी ऐड करना चाह रहा था टैक्सेस, लेकिन उसके सीजीटी अलग हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस अलग हैं, एफबीआर के अलग टैक्सेस हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी और काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ कि घर जब आप खरीद रहे थे तो किस किस्म के टैक्सेस और किस किस वैल्यू के टैक्सेस लगते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।